चलो, तो अभी हमें क्या डिस्कस करना है, थ्रेड का टॉपिक डिस्कस करना है। जो हमने थ्रेड में पिछले सेशन में जो सारी चीज़ें पढ़ी थी उसी के आगे की बात करेंगे। तो परवेज का क्वेश्चन है कि भाई एक कंप्लीट डेवलपर बनने के लिए क्या होना चाहिए सर, क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो एक जावा के अंदर कंप्लीट डेवलपर बनने के लिए सबसे पहला चीज़ तो भाई जावा के सारे टॉपिक आने चाहिए, राइट। जैसे आपको जो भी कोर जावा में आपने ये सारे टॉपिक, एब्स्ट्रैक्शन, एरे, कंस्ट्रक्टर, एक्सेप्शन, लोडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, जो भी है, एंड स्ट्रिंग, एक्सेप्शन, कोर, AWT, स्विंग, एप्लेट, मतलब सारी जावा है बेसिक। और एडवांस लेवल पे भी आए, जैसे सर्वलेट आए, JSP आए, स्प्रिंग के बारे में पता हो, स्प्रिंग के सारे मॉड्यूल्स हैं। फिर उधर आपका स्टर्ट्स तो उतना ज़्यादा अब यूज़ नहीं होता है, लेकिन हाइबरनेट तो ज़रूर पता हो। स्प्रिंग हाइबरनेट इज़ मैंडेटरी, वो तो आपको आना ही चाहिए। स्प्रिंग हाइबरनेट के बिना तो दुनिया एकदम, मतलब समझ लो कि जावा डेवलपर की है ही नहीं, कल्पना ही नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि उससे आएगा तभी, क्योंकि लेटेस्ट प्रोजेक्ट उसी पे बनते हैं। और वो भी डिपेंड करता है कि आपका किसी कंपनी में सर्वलेट JSP पे भी काम होते हैं, ऐसा नहीं है। कोई कंपनी AWT स्विंग पे भी काम करती है। लेकिन इतना तो आए, डेटाबेस आना चाहिए। डेटाबेस से बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। SQL क्वेरीज आनी चाहिए खूब अच्छे से, SQL क्वेरीज वगैरह चला पाए, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये ज्वाइन, वाइन, ट्रिगर, फिगर, प्रोसीजर, फंक्शंस वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें होती हैं। और थोड़ा सा वेब डिज़ाइनिंग के बारे में पता हो। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा डिज़ाइनिंग बहुत अच्छे से आती है तो थोड़ा सा ठीक है, बहुत अच्छे से आती है तो आप ये तो समझ लो कि बहुत अच्छी बात है। मिडिल लेवल पे भी आती है, TRTD जानते हो, लेवल ओवल खिसकाना जानते हो तो काम चल जाएगा। जो जावा डेवलपर डिज़ाइनर थोड़ी ना होता है कि सारा काम करेगा। इसके बाद जो अगला चीज़ हो जाता है कि भाई, जैसे मैं कल डिज़ाइन पैटर्न की बात कर रहा था, वो डिज़ाइन पैटर्न्स का भी बारे में पता होना चाहिए। कोर जावा एडवांस, सर्वलेट JSP के साथ स्प्रिंग हाइबरनेट, उधर डेटाबेस। और इंटरव्यू भी ऐसे होते हैं, जब इंटरव्यू आप जाओगे ना तो सबसे पहले यही पूछा जाएगा भैया, शुरू करते हैं वो कोर जावा से, फिर वो मल्टी थ्रेडिंग, कलेक्शन, है ना। मल्टी थ्रेडिंग और कलेक्शन ये खूब पूछेंगे, खूब, मतलब इसमें तो तुम्हारा दूसरे राउंड में तो इसमें थोड़ा जूस निकाल देंगे तुम्हारा, इसको पूछ के। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लॉजिक वगैरह लगाने आना चाहिए। देन वो फ्रेमवर्क्स पे, मतलब मैंने देखा कई राउंड होते हैं इंटरव्यू के। पहले राउंड में तो बिल्कुल बेसिक ग्रुप्स के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ही 3-4 साल एक्सपीरियंस पे जाओगे तब। फिर जो बंदा होगा, फिर जब दूसरा राउंड होगा तो उसमें यही क्वेश्चन होंगे, मल्टी थ्रेडिंग, कलेक्शन, एक्सेप्शन और कुछ नहीं, कंकरेंसी, यही सारी चीज़ें चलेंगी। इसके बाद जो चीज़ें हो जाती हैं स्टार्ट, वो होता है आपका फ्रेमवर्क्स, स्प्रिंग, हाइबरनेट, फिर प्रोजेक्ट्स क्या बनाए हो, फिर डेटाबेस वाला बंदा होगा, डेटाबेस खूब घुमा घुमा के पूछेगा, SQL क्वेरी पूछेगा, है ना। इसके अलावा जो आपको जो चीज़ आनी चाहिए एक डेवलपर को, वो है वर्जन कंट्रोलिंग का एक सॉफ्टवेयर आना चाहिए। जैसे गिट हो गया, SVN हो गया, गिटहब हो गया। गिटहब नहीं भी जानोगे, गिट तो इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पे। तो बहुत अच्छा डेवलपर जो अच्छे लेवल पे कंपनीज काम करती हैं तो उसको ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। और आजकल तो फुल स्टैक डेवलपर का रोल है, तो अगर एंगुलर वगैरह भी आता है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन नहीं भी आता है तो वो अलग टेक्नोलॉजी है बिल्कुल, बट वर्जन कंट्रोलिंग आना चाहिए, ठीक है ना। वर्जन कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर जैसे गिट हो गया, SVN हो गया, अपने सॉफ्टवेयर को चेक इन करना, चेक आउट करना, ठीक है। तो आप लोग अगर साथ दोगे, हम पढ़ते रहेंगे, तो ज़रूर आपको मैं गिट विट के बारे में भी थोड़ा सा समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा। डाउनलोड करना, किसी भी चीज़ को ना बताना एक बार, जैसे बेसिक लेवल पे अगर आपको थोड़ा सा बता दिया जाए ना तो आप खुद भी काम कर लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं। और उसके बाद आपको जो आना चाहिए वो आना चाहिए मैवन आना चाहिए। जावा डेवलपर को मैवन का भी नॉलेज होना चाहिए। तो मैवन जो है वो वर्जनिंग टूल नहीं है, वो वर्जन टूल नहीं है, वो बिल्ड टूल है बेसिकली। तो एक बिल्ड टूल आना चाहिए। सर्वर का नॉलेज होना चाहिए आपका, जैसे अपाचे, टॉमकैट, वेबलॉजिक, ग्लासफिश, सर्वर कन्फिगर करना, सर्वर इंस्टॉल करना, ठीक है, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें आती हैं, ये सब मतलब एक जावा डेवलपर को मतलब इतना आनी चाहिए। और आने का मतलब ऐसा पैरामीटर नहीं है कि यार अगर इसमें से कुछ कम आता है तभी जावा डेवलपर नहीं बन पाओगे।
लेकिन इतना जितना मैंने बोला ना कि एक अच्छा डेवलपर को इतना आना चाहिए। अब जैसे मैं छोटी कंपनी में था तो हमारे यहाँ गिट SVN नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती थी, हम वर्जन कंट्रोलिंग नहीं करते थे। तो छोटी कंपनी में काम करोगे तो वो लैपटॉप भी दे देंगे, उसी में करते रहो, ठीक है। तो सिंपल सर्वर जानो, डेटाबेस जानो और ये सब जानो। तो मैं तो भाई हाई लेवल की बात कर रहा हूँ, अगर हाई लेवल का डेवलपर होगा तो ये सब आपको आना चाहिए। और अगर ज़्यादा बात करोगे तो भाई जावा डेवलपर कैसेंड्रा भी जानते हैं, बिग डेटा भी जानते हैं, उनको ड्रूड का भी नॉलेज है, उनको प्रेस्टो का भी नॉलेज है, उनको अलग अलग फ्रेमवर्क्स जो हैं बहुत सारे उनके बारे में पता है। तो अंत नहीं है परवेज, समझे, अंत नहीं है कि ये सोचो कि ये डेवलपर को आना ही चाहिए ये। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, बेसिक नीड हैं जो आना ही चाहिए। ये सब ये ऐसे कोर, एडवांस, स्प्रिंग, हाइबरनेट। अभी तुम तो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए स्प्रिंग हाइबरनेट तक, तो एटलीस्ट पहुँचे ही पहुँचे। वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है सर। हम्म। ये सर जावा स्क्रिप्ट। यस। जावा स्क्रिप्ट इज़ नॉट मैंडेटरी, दैट इज़ नॉट मैंडेटरी। कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। JS इज़ डिफरेंट। जीएसपी का काम कीजिएगा। हाँ जी, क्या JS क्या कह रहे हो? मतलब जीएसपी आएगा तो हो जाएगा। JS मतलब आ जीएसपी जाएगा आएगा तो तो हो जाएगा ना। मैं कह रहा हूँ कि JS वगैरह या जो भी चीज़ें आ रही हैं तो वो तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, नहीं आती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। JS वगैरह नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। और डिपेंड करता है यार, पता है परवेज, देखो ये पैरामीटर बिल्कुल गलत हो गया है, बिल्कुल गलत हो गया है। मैं बताता हूँ, देखो आपको एक कंपनी हायर करती है, कहती है भैया मैं तो जावा डेवलपमेंट आपसे कराऊंगा, है ना। अचानक कंपनी पे प्रोजेक्ट आ गया एंगुलर JS का, अचानक कंपनी की प्रोजेक्ट आ गया जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड नोड JS का, तो क्या नया डेवलपर खोजेगी, मिलेगी ही नहीं। तो का वो क्या कहेगी, वो आपको प्रोत्साहित करेगी, वो आपको इनकरेज करेगी, यार परवेज एक प्रोजेक्ट हमारे पास आने वाला है, उसमें JS यूज़ होने वाला है यार, तो एक काम करो थोड़ा सा इसी भी अपडेट कर लो, थोड़ा सा पढ़ लो। अच्छा ठीक है यार, तुम्हारी सैलरी और बढ़ा देंगे 10,000, ठीक है। तो क्या करना है तुम्हें, क्या करना है, अगर नहीं भी बढ़ाएगा तब भी तुम, आज का जो सिनेरियो है दिखावे की दुनिया चल रही है आजकल, जो है हमें पॉइंट बनाने के चक्कर में लोग रहते हैं कि भैया पॉइंट बना रहेगा तो जब हमारा सैलरी बढ़ने की बात होगी तो कहीं ना कहीं हमारा एक सपोर्ट मिल जाएगा, यार हमने तो ये भी किया, हमने तो ये भी किया, हम बोल सकते हैं मुझे ये नहीं आता था लेकिन मैंने इसको पढ़ के इसको इम्प्लीमेंट किया। और जो अच्छा बंदा होता है उसे खुद ही समझ में आ जाता है, हाँ इसने मेरी कंपनी के लिए क्या क्या किया, ठीक है। तो उसका पैरामीटर नहीं है, समझ लो। कंपनी में ऐसे भी लगा देते हैं कि भैया चलो इस पे भी काम करो, चलो भैया इस पे भी काम करो, ठीक है। सर इलेक्ट्रॉन जेएस क्या होती है? ये डेस्कटॉप के लिए होती है। अरे भैया JS OS के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है, न मैं इलेक्ट्रॉन JS बता पाऊँगा आपको, न मैं नोड JS बता पाऊँगा, न कोई भी JS के बारे में मुझे नहीं पता है। JS, सॉरी, आई एम नॉट अ सर डेवलपर। जेएस का मतलब क्या है? JS जावा स्टैंड ही फॉर का जावा स्क्रिप्ट, JS स्टैंड फॉर जावा जावा स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट। यस, जावा स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है और ये सब उसके फ्रेमवर्क्स हैं। और जावा स्क्रिप्ट के इतने फ्रेमवर्क्स बनते जा रहे हैं तो हमें तो लग रहा है कि पूरी दुनिया खा जाएगा, ये आधा इंडस्ट्री यही खा जाएगा बहुत सारे फ्रेमवर्क बन रहे हैं तो अच्छा मतलब जावा, हम्म, ये जावा अलग चीज है और जो जेएस है वो अलग चीज है, वो स्क्रिप्ट है। जावा वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, वो भी लैंग्वेज है, उसके अंदर भी प्रोग्रामिंग होती है। वो एक अलग लैंग्वेज है, उसको लिखने का सिंटैक्स अलग है, उसको लिखने का तरीका अलग है, वहाँ वेरिएबल्स अलग बनते हैं, सिंटैक्स अलग होता है। लैंग्वेजेस दोनों हैं, जावा इज ऑल्सो लैंग्वेज, जावा स्क्रिप्ट इज ऑल्सो लैंग्वेज, बट दोनों अलग लैंग्वेजेस हैं। और सर जेएसपी फिर क्या है सर? ये कंफ्यूज करता है मेरे को बहुत सर, नहीं नहीं, जावा जेएसपी। JSP इज द जावा सर्वर पेजेस। JSP जो है जावा की टेक्नोलॉजी है, JSP जावा की टेक्नोलॉजी है। JSP जावा सर्वर पेज, इसमें तो मास्टर रूम है, इसमें तो कुछ भी पूछ लोगे आप, बता दूंगा। JSP अलग चीज़ है, ये जावा की टेक्नोलॉजी है, ये डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए यूज होता है। सर्वलेट का एक्सटेंशन है, सर्वलेट पढ़ रहे हो ना, सर्वलेट की बात पढ़ाया जाएगा, सर्वलेट का बड़ा भाई है, ठीक है। और JS जावा स्क्रिप्ट अलग है, इसको कंफ्यूज मत हो। और बताओ, ASP अलग है, ASP ये अलग चीज़ है। सर हम्म,
बोलो, आवाज कट। वेब सर्विस पर के सर एक एप्लीकेशन इंटरनली हाँ काम हाँ करे। यार, मैंने एक चीज़ छोड़ दिया तुम्हें। एक कंप्लीट डेवलपर के लिए ये भी आना चाहिए जो अभी तुमने नाम लिया, वेब सर्विस। वेब सर्विस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको सोप सर्विस, रेस्ट सर्विस, सर्विस को बनाना, सर्विस को टेस्ट करना, ये सब आना चाहिए। ये तो मैं सबको पढ़ाने वाला हूँ, चाहे वो एंड्रॉयड वाला हो चाहे वो जावा वाला हो, वेब सर्विस तो सबको बता दूंगा। ठीक है, क्या कह रहे हो परवेश, कुछ कह रहे हो? नहीं, मैंने ये बोला सर, ये सर्वलेट और जेएसपी और वेब सर्विस आ जाएगा बंदे को, हाँ, तो वो तो बैक हैंड डेवलपर बन गया ना। नहीं नहीं, बैकएंड डेवलपर जो वो है, क्या नाम है आपका, जावा में, जावा के अंदर। हाँ सर, तो हाँ सर। ऐसा बोल सकते हो कि नॉर्मल एप्लीकेशन के लिए बन गया, लेकिन कहीं ना कहीं आजकल जो एप्लीकेशंस बन रही हैं वो स्प्रिंग हाइबरनेट में बन रही हैं। तो अगर वो जावा में ही अपना कैरियर बनाना चाहता है कोई बंदा, तो उसके लिए ज़रूरी होता है स्प्रिंग हाइबरनेट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए मैं एंड्रॉयड वालों को क्या ना स्प्रिंग हाइबरनेट नहीं पढ़ाऊंगा, उसके जगह पे उनको एंड्रॉयड पढ़ाऊंगा, क्योंकि उनका तो कैरियर एंड्रॉयड में उन्हें बनाना है। बट और जो फ्रेमवर्क्स वाले लोग होते हैं बस उनको स्प्रिंग हाइबरनेट पढ़ा देते हैं। यही चीज़ इसीलिए मैंने उस हिसाब से उसको कैटेगराइज करा है। और वेब सर्विस दोनों को पढ़ा देते हैं क्योंकि दोनों में ज़रूरी है। सर्वलेट जेएसपी दोनों का नॉलेज दे देते हैं ताकि वेबसाइट, वेब पेजेस और ये सारी चीज़ के बारे में पता हो जाए। ये चीज़ होती है। और बताइए सर, ये सर आपने बोला सर ये स्प्रिंग हाइबरनेट, ये क्या ये मतलब वेब पेजेस बनाने के लिए होता है सर? नहीं नहीं नहीं, इनका अलग पर्पज़ होता है। देखिए इनके पर्पज़ आपने बोला तो एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दे दिया, बट अगर आप जानना चाहते हो तो एक वर्ड में मैं बताऊंगा, ज़्यादा मत पूछना, ठीक है? ज़्यादा पूछोगे तो उसको बताने में मैं भिड़ जाऊंगा, तो मैं 1 घंटे लगा सकता हूँ। लेकिन मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ। देखिए सर्वलेट जेएसपी से जो वेब पेजेस बनते हैं ना, वो थोड़े से मतलब समझ लो तरीका सही नहीं होता है। तो उस तरीके को स्टैंडर्डाइज करके एमवीसी को फॉलो करने वाले फ्रेमवर्क्स कोई भी आप फॉलो कर लो, चाहे वो स्टर्ट्स हो चाहे वो स्प्रिंग हो, जो कि एमवीसी को फॉलो करते हैं। तो जैसे स्प्रिंग और हाइबरनेट जो होते हैं, सॉरी हाइबरनेट छोड़ दो, स्प्रिंग जो होता है स्पेशली और स्टर्ट्स जो होता है, ये आपके वेब पेजेस के, वेब एप्लीकेशन के डेवलपमेंट को सिंप्लीफाई कर देता है बाय यूजिंग द सम फ्रेमवर्क्स। ठीक है, फ्रेमवर्क्स क्या होता है जब आप पढ़ोगे, स्प्रिंग फ्रेमवर्क पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, जब आप स्टर्ट्स फ्रेमवर्क पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है फ्रेमवर्क का मतलब। ठीक है, अच्छा वहीं हाइबरनेट जो होता है वो अलग चीज़ है। हाइबरनेट जैसे जेडीबीसी पढ़ते हो ना, तो जेडीबीसी का एक्सटेंशन है हाइबरनेट। मतलब ये समझ लो एक वर्ड में कि जो काम जेडीबीसी से हो सकता है वही काम हाइबरनेट से हो सकता है। ठीक है, और हाइबरनेट और वही काम जेपीए से हो सकता है, जावा परसिस्टेंस एपीआई से हो सकती है। तो आप चाहे जेपीए पढ़ लो चाहे हाइबरनेट पढ़ लो, एक ही बात है। और जीपीए तो खैर एक स्पेसिफिकेशन है जिसको यूज करके टॉप लिंक, आईबटीज, हाइबरनेट, ये सब फ्रेमवर्क्स हैं। और इन सब फ्रेमवर्क्स का एक ही एरिया है, एक ही डोमेन है, एक ही डिज़ाइन पैटर्न है, दैट इज़ ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ठीक है, तो ये ORM डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करते हैं। ये द डेटाबेस से हाइबरनेट इज़ टोटली रिलेटेड टू द डेटाबेस। मतलब उसका काम होता है डेटाबेस में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, फ्लिट, ये सब क्वेरी को मतलब फॉलो करना। लेकिन जो स्प्रिंग हो गया, स्टर्ट्स हो गया, ये सब एक फ्रेमवर्क्स हैं जो काम सर्वलेट जेएसपी से होती थी और वो कॉम्प्लेक्स तरीके से होती थी, उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, बहुत आसान बना देते हैं और पर्टिकुलर डिज़ाइन पैटर्न्स पे वो वर्क करते हैं ताकि आपके प्रोजेक्ट्स लूजली कपल्ड हो। जो आप बात कर रहे थे कि एक जगह चेंज मारा तो प्रोजेक्ट में कहीं चेंज हो जाए, तो उस तरह की चीज़ वो बन जाती हैं। ठीक है, और बताइए। और बोलिए। तो लेने वाला नहीं है ना? हैं? सर क्या कह रहे हो? जो हम लोग सर्वर पढ़ रहे हैं और जेएसपी पढ़ेंगे सर, वो काम नहीं लगेगा ना सर? ना, देखो अब वही बात है, कोई भी चीज़ कभी बेकार नहीं जाती है। मैं आपको फिर से बताऊंगा, आपके कंपनी में ऐसी रिक्वायरमेंट आ सकती है या ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे जो सर्वलेट जेएसपी पे ही काम कर रहे होंगे। तो वहाँ सर्वलेट जेएसपी अगर आपको आएगा तभी तो काम कर पाओगे। और ऐसे कई कंपनी हैं जो कहती हैं कि नहीं, वो तो एब्सोल्यूट हो चुका है, उस पर हम काम नहीं करेंगे। अरे यार,
ओवरऑल बात ये है ना कि सर्वलेट जेएसपी पढ़ने से आपको वेब का एक आइडिया हो जाता है, और जब वेब डेवलपमेंट का आपको आइडिया हो गया ना, तो आप दुनिया के किसी भी फ्रेमवर्क को पढ़ सकते हो। यूज नहीं होता है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन यार जो आप रिक्वेस्ट पढ़ते हो, रिस्पॉन्स पढ़ते हो, रिक्वेस्ट डिस्पैचर पढ़ रहे हो, सेशन मैनेजमेंट पढ़ोगे, सेशन ट्रैकिंग पढ़ोगे, लिसनर पढ़ोगे, फिल्टर पढ़ोगे, है ना, इससे आपको पूरे वेब केजेस का या वेब डेवलपमेंट का एक आइडिया हो जाएगा। और जब वो आइडिया आपको हो गया ना, तो वो आप फ्रेमवर्क्स में उसको इजीली यूज कर पाओगे। और जो फ्रेमवर्क्स हैं वो कुछ नई चीज़ नहीं है। जैसे मान लो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में स्प्रिंग एमवीसी करोगे, या आप स्टड्स का एमवीसी करोगे, या आप कोई भी नया फ्रेमवर्क पढ़ोगे, तो उन फ्रेमवर्क्स में यही सर्वलेट जेएसपी के जो मतलब कंसेप्ट्स हैं वो सब यूज होने वाले हैं। अगर आपको ये नहीं आएगा तो वो कैसे वहाँ यूज कर पाओगे? आपको बताओ, ऊप्स नहीं आएगा तो आप जावा सीख पाओगे? वही वाली चीज़ हो गई। ऊप्स आएगा तो क्लास ऑब्जेक्ट और सारी चीज़ें सीख जाओगे, तो उसके बाद बाकी चीज़ें भी सीख जाओगे। ठीक है, बताओ, ऊप्स आना जरूरी है ना आपको? हाँ सर। तो जब ऊप्स आएगा तभी आगे चीज़ें सीख पाओगे। उसी तरह से सर्वलेट जेएसपी आएगा तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा हाँ, अगर मान लो स्प्रिंग की कोई ऐप बना रहे हो और अचानक आ गया वहाँ सर्वलेट कंटेक्स्ट, तो क्या करोगे? घबरा जाओगे। अचानक वहाँ पे आ गया कोई जेएसपी पेज और वहाँ जेएसपी पेजेस वगैरह बनते हैं, तो फिर क्या करोगे? सर्वलेट उतना नहीं यूज होता है, लेकिन स्प्रिंग वगैरह और सारी जगह पे जेएसपी बहुत ज़्यादा यूज होती है। ठीक है, अब वो जेएसपी को पढ़ने के लिए सर्वलेट पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि जब सर्वलेट आएगा तो जेएसपी बहुत ईजी बन जाता है। तो इस वजह से ये सारा चीज़ पढ़ाना पड़ता है। और बाकी एक चीज़ और भी हो जाता है कि कंपनीज़ के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो इन्हीं पे ही काम करते हैं यार, केवल सर्वलेट जेएसपी पे ही काम करते हैं। हमारी कंपनीज में तो ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं जो AWT स्विंग में बने हुए हैं, तो बंदा परेशान होता है। कई लोग ऐसे होते हैं इंडस्ट्री में नया नया ट्रेंडिंग चीज़ पढ़ लेते हैं, और जब किसी कंपनी में जाते हैं उनको छोटी चीज़ ऐसी मिल जाती है, जैसे AWT मिल गया, इवेंट हैंडलिंग मिल गई, और उनका बिल्कुल एकदम सिर उल्टा कर देंगे, अपना सिर पैर उल्टा। क्यों? समझ में नहीं आ रहा है, फिर पढ़ना पड़ेगा, वो चीज़ है। और हम क्या है कि स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं, हमने पूरा बेसिक सीखा, हम सर्वलेट भी सीख जाएंगे तो फिर हम स्प्रिंग तो सीख ही जाएंगे, है ना। बेस स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो टॉप लेवल पे चीज़ें आ ही जाती हैं। और बताइए सर। ठीक है सर। सर काफी चीज समझ में आई इससे, मतलब काफी चीज पढ़ना पड़ता है। हाँ, लेकिन देखो, काफ़ी चीज़ के चक्कर में हम सारा चीज़ गंवाते नहीं, हमें गंवाना नहीं चाहिए। हमारे माइंड में 50 क्वेश्चन होता है जब हम कोई चीज़ नहीं पढ़े होते हैं। हमारा जो प्राइमरी गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि यार जितना आए उतना सॉलिड आए। इसको संस्कृत में मैं आपको बताऊं, कहते हैं कंठी विद्या गंठी दाम, समझे। इसको हिंदी में अगर मैं बताऊं तो कहते हैं विद्या वही है, नॉलेज वही है जो आदमी के कंठ में बसा हो, ठीक है, और पैसा वही है जो आदमी के जेब में हो। समझ में आई बात? मेरा दोस्त बहुत अमीर है, उसके भैया IAS हैं, उसके पास करोड़ों रुपए हैं, तो उससे हमें मतलब नहीं है। हमारे पिताजी के पास कितने पैसे हैं उससे हमें मतलब नहीं है, हमारे जेब में कितने पैसे हैं उस पर हमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए। और हमेशा आदमी को विद्या वही उसके पास, मतलब नॉलेज वही उसके लिए मायने रखेगा जो नॉलेज उसके पास एकदम बिल्कुल कंठस्थ हो, एकदम कंठ में उसके बसा हो। और उस टाइप की नॉलेज को लेके अपने बेस को मजबूत रखो, ताकि जब बेस मजबूत रहे तो आने वाले टाइम पे किसी भी चीज़ को आप अचीव कर लो। आप थ्रेड पढ़ रहे हो, आपने कलेक्शन पढ़ लिया, आपने एक्सेप्शन पढ़ लिया, आपने जो भी टॉपिक पढ़ लिया, उस टॉपिक में आपको कोई हिला ना सके, आपको ये बनना है। और जब आप कोई टॉपिक पढ़ लेते हो ना, तो उससे रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन सर्च करना चाहिए। यार थ्रेड से रिलेटेड इंटरव्यू के क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, थ्रेड में और क्या नया चीज़ हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन मतलब शुरू करने चाहिए, ऐसी चीज़ों पे कोशिश करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए यार ये तो मुझे आता ही नहीं है। अरे जो नहीं आता है उसको तो हम सीखेंगे। पहले मुझे जो आता है ना, कहते हैं ना कि आदमी, एक कहावत कही गई है, एक और कहावत बताता हूँ, इंग्लिश में कही जाती है जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। मतलब कई ऐसे लोग मिलेंगे तुम्हें कहेंगे मुझे तो ना जावा भी आती है, मुझे .NET भी आती है, मुझे PHP भी आती है, मैं तो एंगुलर पे भी काम कर लेता हूँ, मैं तो पाइथन का भी मास्टर हूँ। तो इसका मतलब वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो मास्टर किसी भी चीज़ में नहीं है। वो मास्टर किसी भी चीज़ में नहीं है, ही इज़ नॉट अ मास्टर इन अदर सब्जेक्ट्स। तो जानते सब कुछ है, आता कुछ नहीं है, तो वो नॉलेज नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से
जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन नहीं होना चाहिए। हमें जो चीज़ हम पढ़ें बस उस चीज़ में मास्टर होना चाहिए फिलहाल के लिए। अब हम सोच सोच के घबरा रहे हैं, यार मुझे तो जीएस नहीं आता। भाई मेरे, भले जीएस नहीं आता, जो आता है उसी पे आपकी नौकरी लग जाएगी, और लग भी गई है, आप जानते ही हो। तो जितना आता है बस, हाँ ये है कि भाई एक जावा डेवलपर को वेबसाइट तो बनाने आनी चाहिए, वेब पेजेस आना चाहिए, एचटीएमएल का नॉलेज हो, उसको अगर डेटाबेस से डेटा ले जाना है, डेटा करना ही क्या होता है डेवलपर को यार, डेटाबेस से डेटा ले जाना है, ले आना है, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, यही क्वेरी चलानी होती है और थोड़ी ना कुछ करना होता है। अब वो काम सर्विट जेएसपी से हो जाएगा, वो काम स्प्रिंग हैवेंट से हो जाएगा। अच्छा, अब हम सोच रहे हैं कि यार सर्विट जेएसपी तो यूज होता नहीं है, इसको पढ़ने का फ़ायदा क्या है? नहीं भाई, पढ़ लो, फिर जब आप फ्रेमवर्क्स पढ़ोगे तो आप सोचोगे यार ये तो हम तो जानते हैं, कॉन्फिडेंस, अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा। अभी आप कोई काम कर रहे हो, अचानक आपके प्रोजेक्ट में इंटरफेस आ गया कहीं, तो आपको तो इंटरफेस तो आप जानते हो बहुत अच्छे से, आप तो इंटरफेस में खेले हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। अचानक आपके प्रोजेक्ट में अचानक कोई स्ट्रिंग से रिलेटेड ऑपरेशन आ गया, स्ट्रिंग को तोड़ना, स्ट्रिंग को जोड़ना, स्ट्रिंग पे मैनिपुलेशन करना, तो फिर आपके दिमाग में होना चाहिए यार मैंने तो स्ट्रिंग बड़ी अच्छे से पढ़ रखी है यार, और जिसके बाद वो कॉन्फिडेंस होगा, फिर वो 2 मिनट में उस पर काम कर लेगा। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही है सर। बस इसी कंसेप्ट को फॉलो करो, इसी चीज़ को यूज करो, सफलता आपकी कदम चूमेगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो चलिए भाई, अब हम थोड़ा सा टाइम वेस्ट न करते हुए हम जो इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन वाला प्रोग्राम था उसको बना लेते हैं, जिसमें मैंने वेट और नोटिफाई मेथड के बारे में आपको बताया था कि वेट, नोटिफाई और नोटिफाई ऑल ये सब कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो हमने न्यू करके यहाँ से एक बना दिया, ITC करके क्लास बना दिया। ठीक है, यहाँ पे मेन मेथड ले लिया। तो एक क्लास मैंने बना दिया जिसका नाम रखा बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग क्लास हमने एक बनाया। अकाउंट बना लो, बैंकिंग बना लो, अकाउंट, चलो बैंकिंग रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बैंकिंग का एक जो फंक्शनलिटी होती है विड्रॉ और सबमिट, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो इसके लिए मैंने SYNCH सिंक्रोनाइज्ड वाइड और विथड्रॉ नाम से एक मेथड बना दिया, और यहाँ पे इंट अमाउंट करके एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, AMOUNT। ठीक है, और ऊपर एक अमाउंट मैं रख भी लेता हूँ, इंट अमाउंट। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास एक मेथड है। और एक तो मेथड ये हो गया जो विड्रॉ के लिए होगा, और एक मेथड बना देता हूँ पब्लिक सिंक्रोनाइज, तो ये भी होगा सिंक्रोनाइज्ड पब्लिक वाइड सबमिट या डिपॉजिट, कुछ भी बना लो, SUBMIT। ठीक है, और यहाँ पे भी ले लेते हैं इंट अमाउंट, AMOUNT। ठीक है, तो किसी भी अकाउंट में पैसा जमा करने के लिए और अकाउंट से पैसा निकालने के लिए मैंने ये 2 मेथड बना लिया, एक बना लिया सबमिट, एक बना लिया विड्रॉ। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे भाई, अब हमारे पास ये बैंकिंग हमारी क्लास है, बैंकिंग क्लास का हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, बैंकिंग B = न्यू बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, और अब हम यहाँ से बनाएंगे थ्रेड। ठीक है, थ्रेड बनाएंगे, एक सबमिट को कॉल करेगा और एक विड्रॉ को कॉल करेगा, और ये बैंकिंग एक सेपरेट क्लास है। तो थ्रेड कैसे बनाऊँ, एक्सटेंड करके बनाऊँ, इम्प्लीमेंट करके बनाऊँ, या एनोनिमस बना दूँ,
जैसा आप बताओ, सारे तरीके हैं। बोलो बोलो फटाफट बोलो। सर एनोनिमस बना दिया। एनोनिमस बनाने के लिए लिखेंगे न्यू थ्रेड, THREAD थ्रेड, ठीक है, न्यू थ्रेड, ओनली थ्रेड यार। और थ्रेड का बना दिया हमने कंस्ट्रक्टर, न्यू थ्रेड, थ्रेड टी इक्वल टू न्यू थ्रेड भी लिख सकते थे, न्यू थ्रेड। ये आ क्यों नहीं रहा है एनोनिमस, इसका आ जाना चाहिए अपने आप। अरे ठीक है यार, न्यू रनेबल भी बना लो, कौन सी बड़ी बात है। नहीं सर, वो थ्रेड लिखेंगे आप तब तुरंत आ जाएगा। हाँ, वो लगा दे रहे थे ना आप, उस टाइम नहीं आता। हाँ, THREA, हाँ आवाज आना चाहिए। हाँ ये आ गया। ये तो रनेबल टाइप का ले रहा है, ये थ्रेड का डिफ़ॉल्ट कंसिडर ले रहा है। कोई नहीं। तो मान लो कि ये मैंने एक थ्रेड बनाया और इस पर्टिकुलर थ्रेड में ऐसे मैंने कर दिया ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है, और इस पे ओपनिंग क्लोजिंग और डॉट लगा के स्टार्ट चलाता हूँ तो चलेगा ना, क्योंकि हाँ चल रहा है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे चल रहा है तो फिर मुझे करना ही क्या है, बस यहाँ पे लिख देना है पब्लिक वाइड और रन, तो ये थर्ड क्लास का रन मेथड हो गया, ठीक है। अब इसके रन में मुझे क्या करना है, पहले हम क्या करते थे, ऑब्जेक्ट पहुंचाते थे ना वो कंस्ट्रक्टर में पास वास करके, ठीक है, तो अब हमें पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से हम सबमिट और विड्रॉ मेथड चला लेंगे। सॉरी, बैंकिंग का ऑब्जेक्ट है बी, और बी डॉट यहाँ से हमने चला लिया सबमिट, ठीक है हो। और यहाँ से पैसा मैंने मान लो दे दिया 1000 रुपये, ठीक है। ये थ्रेड स्टार्ट हो गया, ये पहली थ्रेड है, देखना ध्यान से। ये तो आसान हो गया अब हमारे लिए, दो मतलब कहने का ये है कि आपको उतना ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये विड्रॉ हो गया, ये विड्रॉ। अब सबमिट मैं कर रहा हूँ 1000 और विड्रॉ मैं कर रहा हूँ 500। 1 लाख हो गया, 1000 हुआ, वो 10,000 हो गया, और यहाँ से हम 5000 निकाल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में स्टार्ट हो गया, तो 2 थ्रेड्स हो गए जो कि स्टार्ट हो चुके हैं। और ये दोनों थ्रेड किसको चलाएंगे, आपके सबमिट और विड्रॉ मेथड को। अच्छा, विड्रॉ के अंदर हमें लॉजिक लिखना है, क्या लिखना है। अच्छा, जब विड्रॉ मेथड चले तो यहाँ पे मैसेज आ जाए नाउ थ्रेड इज गोइंग टू विदड्रॉ, ठीक है, मतलब ये मैसेज आ जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशंस लगा दिया कि इफ़ जो भी हमारा अमाउंट है, दिस डॉट अमाउंट, ठीक है, दिस डॉट अमाउंट, ये अमाउंट ऊपर ही तो है, क्या आपके लेस है, सॉरी यार, ये तो ग्रेटर हो गया, लेस वाला साइन इससे आता है यार, मैं तो दुखी हो जाता हूँ। ठीक है, ये आ गया, ठीक है, अमाउंट इज़ लेस, और इसको मैंने कर दिया इससे, इस वाले अमाउंट से, यानी कि इस अमाउंट में अगर इस अमाउंट से ये लेस है तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, यहाँ पे आना चाहिए भैया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन SYSO, और यहाँ पे आना चाहिए इनसफिशिएंट बैलेंस, समझ रहे हो, इनसफिशिएंट बैलेंस, वेट फॉर सबमिट या वेट फॉर डिपॉजिट, ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, अगर गलती से भी विड्रॉ मेथड पहले चल गया तो हम अब इसे क्या कराएंगे, हमने एक कंडीशन लगा दिया कि भैया ऐसा हो जाए। अब यहाँ पे हमने कॉल कर दिया किसको, वेट मेथड को, और वेट मेथड क्या है, ट्राई कैच के साथ लेना पड़ेगा, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद ये तो इफ़ का कंडीशन हो गया। इफ़ अगर ऐसा है तो, है ना, रियल सिनेरियो तो यही है। अच्छा, नहीं तो एल्स क्या हो जाना चाहिए बताइए आप लोग। एल्स नहीं भी लगाओगे तो ये करेगा, जो भी अमाउंट में पैसा है, यानी कि दिस डॉट अमाउंट की वैल्यू, यानी कि अमाउंट की वैल्यू दिस डॉट अमाउंट में से विड्रॉ होनी चाहिए ना। तो यानी कि दिस में से जो अमाउंट निकलनी चाहिए, विड्रॉ होनी चाहिए, तो आप ऐसे लिख दो अमाउंट माइनस इज इक्वल टू अमाउंट। समझ रहे हो? इसका मतलब ये हो गया कि इस अमाउंट में से जो एग्जिस्टिंग अमाउंट है ना, ये माइनस, माइनस का मतलब यहाँ माइनस लगाया, मतलब समझ रहे हो ना, अमाउंट माइनस का मतलब अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस जो वैल्यू होगी। यस, वरना अमाउंट एक बार और लिखना पड़ता, अमाउंट इक्वल टू अमाउंट। हाँ, तो इसीलिए ऐसा लिख दिया गया। ठीक है। और यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हमने यहाँ पे लगा दिया कि ये जो मेथड है, अवेलेबल बैलेंस, नहीं, डन, ये जो मेथड है इतना, बस ये लिखना है कि ये जो विड्रॉ है ये डन हो चुका है, कंप्लीटेड हो चुका है, DONE, डन। ठीक है। अच्छा, ये तो कंडीशन हो गया विड्रॉ की, है ना, विड्रॉ के लिए कंडीशन हो गया और ये पूरा कंप्लीट होगा। बताओ ये चीज़ समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं ना? अगर दिस डॉट सही लिखा है ना हमने, दिस डॉट अमाउंट अगर लेस है अमाउंट से तो इनसफिशिएंट बैलेंस आ जाए, थ्रेड वेट कर ले, उसके बाद ये ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है विड्रॉ सबमिट को मौका मिलेगा, सबमिट वाली थ्रेड चलेगी। अब सबमिट वाली थ्रेड जो चलेगी, मतलब जो सबमिट को कॉल कर रही है, और हम एक्चुअल जो अमाउंट है ना उसमें अब हम इफेक्ट डालना चाहते हैं, तो हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे नाउ अमाउंट इज गोइंग टू सबमिट। ठीक है, अमाउंट सबमिट होने जा रहा है। उस केस में अब हम क्या करेंगे, जब अमाउंट सबमिट होगा, अमाउंट सबमिट का मतलब क्या होता है? अमाउंट सबमिट का मतलब होता है दिस अमाउंट में क्या हो जाना चाहिए, जो एग्जिस्टिंग अमाउंट है उसमें ये प्लस हो जाए। ठीक है। और जब ये काम कर ले, है ना, तो यहाँ पे आपका नाउ अमाउंट इज सबमिट, और यहाँ पे लिख दो भैया सबमिट डन। सबमिट डन हो गया, मतलब सबमिट कंप्लीटेड। तो कायदे से क्या करना चाहिए, जब सबमिट कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे नोटिफाई कर लेना चाहिए ताकि वो थ्रेड दोबारा यहाँ पे आ जाए और अपना काम करने लगे। मान लो नोटिफाई नहीं करोगे तो वेट ही कर देगा, और अगर मान लो वेट और नोटिफाई दोनों नहीं चला रहे हो तो फिर क्या करेगा आप ज़रा देखना। तो इसको भी कमेंट करना पड़ेगा पूरा ट्राई कैच, मतलब कहने का ये है कि ना वेट चल रहा है ना नोटिफाई चल रहा है, और आप कोई भी इस तरह से कोई कंसेप्ट फॉलो नहीं कर रहे हो, तो उस केस में यहाँ से मैंने इसको कर दिया कमेंट पूरा और प्रोग्राम चलाया। देखिए नाउ अमाउंट इज गोइंग टू सबमिट, सबमिट डन, अमाउंट इज गोइंग टू विड्रॉ। अच्छा, अमाउंट इज गोइंग टू विड्रॉ, मतलब देख रहे हो कोई भी कभी चल रहा है, कोई सीक्वेंस यहाँ पे है नहीं। कौन सा चला है पहले, नाउ अमाउंट इज गोइंग टू सबमिट। अच्छा, सबमिट चल गया है, ठीक है। दोबारा चलाया, सबमिट इज डन, मतलब ठीक है, अच्छी बात है यार कि अभी हमारा क्या है कि जो हमारे पैसे जा रहे हैं ना, यहाँ पैसे मैं अमाउंट चाहो तो प्रिंट करा लूँ, यहाँ मैं पैसा 10,000 डाल रहा हूँ और यहाँ पे मैं 5,000 निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा अमाउंट है। तो ओके, ये मैंने कंडीशन भी तो लगाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं, ठीक है।
अच्छा, विड्रॉ में मैं यहाँ से अमाउंट को प्रिंट कर लेता हूँ, इक्वल टू करके, इक्वल टू यहाँ पे साइन लगा दिया और यहाँ पे प्लस कर दिया अमाउंट। ठीक है, ठीक है। तो ये 5,000 रुपये निकाल लिया, विड्रॉ डन हो गया। और एक्चुअली मैंने ये कंडीशन लिख दिया ना, इस वजह से ये सही चल रहा है। बात ये है, मैं आपको ये भी दिखा देता कि ये ऐसे चल रहा है, तो आई थिंक आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो मैं इसलिए कंडीशन के साथ ही चला देता हूँ यार, और नोटिफाई नहीं करता हूँ। तो अब आप जब देखेंगे तो होगा क्या, ये वेट पे रुक जाएगा। मतलब ये विड्रॉ मेथड बार बार विड्रॉ ही चल रहा है, मतलब सबमिट पहले नहीं चल रहा है। तो अगर सबमिट नहीं चल रहा है तो विड्रॉ वाले में गया, उसने चेका कि इनसफिशिएंट बैलेंस है ना, यहाँ पे इनसफिशिएंट बैलेंस, वेट फॉर डिपॉजिट, इनसफिशिएंट वेट फॉर डिपॉजिट, नहीं ये मैसेज नहीं आया। कहाँ पहुँच गया, वो तो सबमिट डन हो गया। एंड थ्रेड इज गोइंग टू विड्रॉ, यानी कि वो थ्रेड इज गोइंग टू विड्रॉ, यानी कि विड्रॉ वाले में चला गया और इस तरह से विड्रॉ डन हो चुका है। थ्रेड इज गोइंग टू विड्रॉ, ओके वेरी सॉरी, ये मैं विड्रॉ वाले के बारे में बता रहा हूँ। सबमिट चला है पहले ना, यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया है। यहाँ देखिए, ये देखिए ये चल गया पहले। तो नाउ अकाउंट इज गोइंग टू बी, अमाउंट इज गोइंग टू बी सबमिट, सबमिट डन हो गया, पैसा जमा हो गया। अब विड्रॉ हो गया, विड्रॉ के बाद रुक गया, यानी कि सबमिट पहले चला है अभी। चलो अच्छी बात है। अच्छा दोबारा चलाओ, अब दोबारा चलाओगे तो अगेन सबमिट पहले चला तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सबमिट पहले चलेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर सबमिट पहले चलता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन बात यही है कि रुक जा रहा है, विड्रॉ अभी कंप्लीट नहीं हुआ, विड्रॉ डन नहीं हुआ। या नोटिफाई जब करेंगे ना और इसे चलाएंगे, एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे, एक मिनट रुक जाइए, वेट, ठीक है। ये हमारे पास पहला वाला थ्रेड चल रहा है जो इसी बी पे इसने सबमिट करा 10,000 रुपया, ये विड्रॉ कर रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जा रहा है क्या, एक मिनट जरा देखते हैं। सही है सर, थ्रेड सही चल रहा है इसलिए हो जा रहा है। सही चल रहा है ना। हाँ सर। तो सबसे पहले क्या चल रहा है, नाउ गोइंग टू सबमिट एंड डन एंड दिस विड्रॉ, ठीक है। अच्छा ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि मतलब विड्रॉ अमाउंट सही चल रहा है ना। अच्छा सबमिट में भी तुम अमाउंट प्रिंट कर सकते हो। जब ये सबमिट कर दे रहा है तो यहाँ पे इक्वल टू करके यहाँ प्लस करके सबमिट चला दो, सॉरी अमाउंट प्रिंट कर दो, अमाउंट, ठीक है। दोबारा चलाते हैं तो अब ये देखो ये 10,000, मतलब ये है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये पहले चले और वो उसको वेट करे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मतलब बार बार शेड्यूलर जो है शेड्यूल कर दे रहा है पहली वाली थ्रेड को, मतलब जो सबमिट वाली थ्रेड है वही पहले चल जा रही है ना, सबमिट वाली थ्रेड पहले चल जा रही है। ऐसा नहीं है कि लिखा पहले इसलिए चल जा रही है। सर फिर उसको वेट करा दिए ना, तो लिखे हैं शायद इसीलिए चल रहा है। हाँ नीचे कर दीजिए सर। ना 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 ऐसा कुछ नहीं होता है, ये ना सोचना कभी भी थ्रेड में। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि ये पहले लिखा है तो इसलिए पहले चल रहा है, ये बाद में लिखा है तो बाद में चल रहा है। नहीं, जाएगा थ्रेड, शेड्यूलर जिस हिसाब से शेड्यूल करेगा तभी वो चलेगा। मैंने एक कंडीशन भी तो लगा दिया है कि अगर अमाउंट इज लेस देन समथिंग हो तो जो सबसे पहले वो जा रहा है यहाँ से, इस वाले कंडीशन में आ ही नहीं रहा है ना, इनसफिशिएंट में वो जा नहीं रहा है, इसलिए सबमिट एक बार पहले सर करिए, नीचे करिए सर थ्रेड को, सबमिट वाले थ्रेड को। सबमिट वाले थ्रेड को लो भैया, तुम्हारे कहने से मैं कर देता हूँ। और मे भी एनोनिमस सेक्शन है तो चल भी जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब अगर ऐसे चल जाएगा तो ये ना मान लेना कि नहीं जो हम पहले स्टार्ट करेंगे वही पहले थ्रेड चलेगा। ये क्या हो रहा है यार, कहाँ से हमें कट करना है, यहाँ से कट करना है, ठीक है। तो ये लो,
ठीक है। तो यही कह रहे हो तुम। देखो थ्रेड इज गोइंग टू विदड्रॉ पहले चल गया, इनसफिशिएंट बैलेंस वेट फॉर डिपॉजिट। अब यहाँ सबमिट डन। अब सबमिट डन होने के बाद मैंने नोटिफाई चलाया है ना, सर चलाए हैं इसलिए आ गया सर। नहीं तो विदड्रॉ मेथड हमारा कहाँ चला? विदड्रॉ हमारा अमाउंट कहाँ विदड्रॉ हो गया? विड्रॉ नहीं चला सर। सर वो इफ कंडीशन में आ गया है एक बार और वो चल गया, उसके बाद फिर नहीं चेक गया उसमें वापस। तो यही तो दिक्कत हो गई। दोबारा कॉल करना होगा सर उसको। तो इसको एल्स में न लिखते हैं ना, एल्स में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, हटा दो इसको, ऐसे डायरेक्ट लिख दो ना। समझे कि नहीं समझे? वो यस सर। इफ एल्स वगैरह के कंडीशन ही खत्म। देखो चल गया ना अब। तो ये देखो एनोनिमस के केस में ऐसा हो रहा है राहुल, ठीक है। अगर मैं ऐसे बना देता हूँ, मतलब बनाऊँ मैं अलग से थ्रेड जिसमें हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके या इम्प्लीमेंट करके बनाते हैं, तो मैं भी एनोनिमस के केस में वो प्रेफरेंस दे रहा है जो पहले स्टार्ट है और मतलब वो पहले विड्रॉ चल जा रहा है। तो मैं आपसे वही कह रहा था कि अगर मान लो कि मैं यहाँ पे ये नोटिफाई नहीं कॉल करता हूँ, ये नोटिफाई यहाँ से वेट करा देता हूँ, अब क्या होगा? अब क्या होगा? देखो सबमिट होने के बाद अब ये रुका हुआ है थ्रेड, अभी हमारी लाल बत्ती जल रही है ना, मतलब ये लाल बत्ती यहाँ जल रही है, प्रोसेस चल रहा है अभी। अब ये वेट ही करता रह जाएगा, जब तक नोटिफाई नहीं करोगे तब तक वो नहीं आएगा। वेट टाइम पे भी दिया जा सकता है कि नहीं इतने टाइम के लिए वेट करे या इतने। अच्छा वेट भी ख़त्म कर दिया, नोटिफाई भी ख़त्म कर दिया, कंडीशन भी नहीं लगाया, तो ऐसा हो सकता है कि मैं एक कंडीशन ऐसा बना सकता हूँ, या आप भी बना के यहाँ चेक कर लीजिएगा कि मान लो विड्रॉ पहले चल गया और अकाउंट में पैसा है ही नहीं, तो विड्रॉ में क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ऐसा हो सकता है ना अगर मैं ये कंडीशन न लगाऊँ तो? बोलो। और अगर विड्रॉ पहले चल गया और ये कंडीशन न लगाऊँ यस और अमाउंट यहाँ से रिटर्न करवा दूँ, अमाउंट रिटर्न करवा दूँ, तो रिटर्न अमाउंट में क्या आ जाएगा? कुछ भी आ जाएगा सर, क्रैश हो जाएगा क्योंकि उसमें वैल्यू नहीं होगी, तो 5000 तो डालना है ना वहाँ पे, हाँ तो क्रैश नहीं होगा। माइनस हो सकता है। माइनस में डेटा आ जाएगा ना, हाँ माइनस में चला जाएगा। माइनस में चला जाएगा ना उस केस में। हाँ तो वो चीज़ है, वो आप चला के देख लेना, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कंडीशंस लिखे जा सकते हैं, इसको वेट करा दो, ये कंडीशन लिख दो। अच्छा मैंने एक आपको बताया था कि फ्लैग लेके भी करा जा सकता है। ये कंडीशन नहीं लगाओगे तो एक फ्लैग भी ले सकते हो कि अगर फ्लैग की वैल्यू 0 है तो उसको चेक कर लो और वो भी लगा सकते हो। समझ रहे हो? करके दिखाओ या कर लोगे? वो किया था, तुमने बता रहे तुम किया था दीपक। वो जी सर। ठीक है फिर मैंने नहीं